आप लोगों में से कई सारे लोगों ने इस चीज को नोटिस किया होगा कि जिस टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रह रहे हो वहां एक नार्सिसिस्ट को नहीं बल्कि तुम कई सारे नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हो। और कई बार वो तुम्हारे खुद के अपने फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं और कई बार तुम्हारे वर्क प्लेस में भी हो सकते हैं जहां तुम वर्क कर रहे हो, या कई बार आपके आस पड़ोस में ही ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे, या फिर तुम्हारे खुद की अपनी फैमिली के पास्ट लाइफ हिस्ट्री में अगर ढूंढोगे तो कोई ना कोई तुम्हारे फैमिली में ऐसा कोई टॉक्सिक पर्सन रहा होगा कि ये शुरुआत बहुत पहले से हुई थी। एक टॉक्सिक पर्सन यदि आपकी लाइफ में आ जाता है, वो नार्सिसिस्ट था, हो सकता है कि तब से वो जो शुरू हो गया है कि ये आना बंद नहीं होते हैं और आगे आपको ये टॉक्सिसिटी मिलती रहेगी। एज अ नार्सिसिस्ट तुम्हें कोई ना कोई मिलता ही रहेगा। अब ये क्यों होता है, आइए जानते हैं। हाय, माय नेम इज रजनी श्री मुकुंदा और दिल की बात में फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने चैनल पर नार्सिसिस्ट और नार्सिसिज्म से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले। और मैं अपने चैनल पर सेल्फ ग्रोथ और हीलिंग से रिलेटेड मोटिवेशन देती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर आता ही होगा कि आपकी ही लाइफ में नार्सिसिस्ट क्यों आते हैं और इतने नार्सिसिस्ट क्यों आते हैं? क्यों इन लोगों के साथ तुम्हारा एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है? क्योंकि एक लाइफ से गया नहीं कि दूसरे नार्सिसिस्ट से तुम्हें पाला पड़ जाता है। और ये जो है तुम्हारे चाइल्डहुड से चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे चाइल्डहुड में तुमने कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट देखा है। वहाँ भी सिचुएशन बराबर नहीं थी। हो सकता है कि तुम्हारी अपनी फैमिली में एक टॉक्सिक पेरेंट्स रह चुके हैं जिनके लड़ाई झगड़ों को तुम देखते हुए बड़े हुए हो। मोस्ट केसेस में तो यही देखा जाता है कि जो बच्चा बचपन से देखते आ रहा है उसमें अगर आप एक स्केपगोट रह चुके हो तो आप में एम्पैथी इतनी ज़्यादा होती है कि आप सामने वाले से प्यार, इमोशंस ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो, वैलिडेशन ये सब एक्सपेक्ट करते हो। तो इसी चक्कर में आप एक लंबे समय के ट्रॉमा बॉन्ड में जीते हुए जब आप मैरिज करते हो तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होती है आपके अंदर कि मेरी लाइफ तो ऑलरेडी स्पॉइल हो चुकी थी बचपन में, लेकिन अब मेरी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि मैंने बचपन से जो लाइफ देखी है मैं वैसी लाइफ तो खुद नहीं जीऊँगी या जीऊँगा, लेकिन मैं अपनी फैमिली में बहुत खुशी से रहूँगा या रहूँगी और उनको बहुत प्यार मोहब्बत से रखूँगी। लेकिन ये कुछ उल्टा हो जाता है। अब आपको पता चलता है कि जिससे तुमने शादी की है कि वो भी एक नार्सिसिस्ट पर्सन ही है। तब आपकी लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। टाइम लगता है इस चीज़ को, इतने आसानी से पता नहीं चलता है। काफ़ी साल बीत जाने के बाद तुम उनके बिहेवियर पैटर्न को जान जाते हो, तब ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि वो एक नॉर्मल पर्सन है नहीं। इवन तुमने जिन पेरेंट्स के साथ अपनी लाइफ बिताई होगी, जिन सिबलिंग्स के साथ तुम रहे होगे, उनमें भी नार्सिसिस्ट जो थे, वो नार्सिसिस्ट थे तब नहीं पता था होगा। क्योंकि ये टर्म जो है अब ज़्यादा सर्च किया जाता है, लोगों को अब ज़्यादा पता चल रहा है। बहुत से लोग अवेयर हो गए इस चीज़ को लेके। तो ये जो चीज़ है, अब शादी के बाद जब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें एक लाइफ पार्टनर नार्सिसिस्ट ही मिला है, अब उसके साथ लाइफ कैसे जियोगे? अब सिर्फ वो एक लाइफ पार्टनर ही नहीं, उसकी फैमिली में भी काफ़ी सारे टॉक्सिक लोग होते हैं, क्योंकि उसे वो नार्सिसिज्म भी अपनी फैमिली की बदौलत ही मिली होती है। क्योंकि एक नार्सिसिस्ट तब नार्सिसिस्ट बनता है जब उसकी अपनी फैमिली में कोई ऐसे रहते हैं, उनके पेरेंट्स में वो ट्रेड्स पाए जाते हैं जो उसने बचपन से देखा हो, उसी चीज़ को वो बड़ा होने के बाद फॉलो कर रहा है। जो बचपन में स्केपगोट होता है, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखा है कि एक नार्सिसिस्ट की फैमिली में लॉस्ट चाइल्ड, स्केपगोट या गोल्डन चाइल्ड कौन होता है, ठीक है? मैं इसकी लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वीडियो चेक कर लेना। हाँ, तो जो बचपन में स्केपगोट होता है वही बड़ा होके एक एम्पैथ बन जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस है। बचपन में बहुत से इमोशंस को उसने अपने दिल में दबा रखे हैं। प्यार की कमी महसूस हो रही थी। अब वो उसी वे में बड़े होते हैं, उन्हें वो चीज़ की कमी महसूस होती है। जब उनकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आ जाता है, तब उनकी लाइफ में खुशी का कुछ ठिकाना नहीं रहता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब मेरी लाइफ पूरी बदलने वाली है। लेकिन इनमें इतना इमोशंस होता है, वो दूसरों को खुश करने के लिए अपना मतलब अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं क्या सही कर रहा हूँ या क्या गलत कर रहा हूँ।
मतलब सिर्फ मैं जो भी कर रहा हूँ दूसरों के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कोई मुझे गलत नहीं बोलना चाहिए, इसके लिए मैं सबसे पहले उनके लिए अवेलेबल भी रहूँ और जो वो कह रहे हैं मैं उसे बहुत सिंसियरली फॉलो कर लूँ, ताकि सबकी नज़रों में मैं अच्छा या अच्छी बन जाऊँ। तो ये एक एम्पैथ की निशानी होती है। तो एम्पैथ ऐसा होता है कि कोई भी आके उसको मतलब थोड़ा-सा भी मैनिपुलेट कर देगा तो वो पूरा दिल खोल के हर चीज़ बता देगा। मतलब गैसलाइट कर देगा तो उसको मतलब कोई चीज़ छुपानी नहीं आएगी। हर चीज़ खुली किताब की तरह उनके सामने रख देगा या रख देगी। तो एम्पैथ की ये जो कमज़ोरी होती है, इसी कमज़ोरी का अक्सर फ़ायदा उठाते हैं नार्सिसिस्ट लोग। और वो नार्सिसिस्ट ऐसे होते हैं कि वो अपने सराउंडिंग में इसी तरह के कमज़ोर लोगों को सप्लाई के रूप में ढूँढते हैं। और एक परफेक्ट नार्सिसिस्ट एक एम्पैथ के साथ मैच हो जाते हैं और वही हमारे लाइफ में एज अ पार्टनर मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, एज अ लाइफ पार्टनर तुम्हें एक नार्सिसिस्ट मिला है तो मुबारक हो। तुम्हें फ्री में ऑफर में बहुत सारे नार्सिसिस्ट ऐसे बिना बुलाए मिलने वाले हैं, उन्हीं की फैमिली की तरफ से या फिर उनके फ्रेंड सर्कल में ऐसे कोई मिलेंगे या फिर तुम्हारे सराउंडिंग में तुम्हारे जो पड़ोस में कोई रहते हैं वो मिल जाएंगे। अब ऐसा हो गया है कि तुम्हें नार्सिसिस्ट से बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है और उनके साथ कैसी लाइफ जीनी है और ये आते क्यों हैं? सबसे पहला सवाल ये है कि ये तुम्हारी लाइफ में हमेशा नार्सिसिस्ट आते ही क्यों है? तो इसके पीछे कारण है। तो फर्स्ट है नो बाउंड्रीज। तुमने अपनी लाइफ में कभी बाउंड्रीज सेट की ही नहीं और तुम अपनी लाइफ को एक खुली किताब की तरह एक नार्सिसिस्ट के सामने रख दिया। तुमने अपनी प्राइवेसी या फिर अपने हर चीज को तुमने एक नार्सिसिस्ट के सामने इस कदर बता दिया कि नार्सिसिस्ट जो है तुम्हारे से वही चीज चाहता था कि तुम्हारी कमजोरी कहाँ है या तुम किस चीज में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। ये सारी चीजें जो है एक नार्सिसिस्ट को एक इंफॉर्मेशन के रूप में जब तुम दे देते हो, जब भी कोई तुम्हारे खिलाफ वो नार्सिसिस्ट होता है तो इन चीजों को वो वेपन के रूप में यूज करता है। तो हो सकता है कि तुमने बातों-बातों में कई बार अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ बताया है या फिर अपने फियर्स के बारे में कुछ बताया है या फिर तुमने कुछ सेविंग्स कर रखा है, उसके बारे में कुछ बताया है या फिर तुम्हारे कोई खास ऐसे कोई दुश्मन है, उनके बारे में बताया है कि मुझे इन लोगों से बिल्कुल नहीं बनती है या फिर तुम्हारे कोई स्पेशल फ्रेंड्स हैं या फिर तुम्हारे अपने फैमिली के कुछ ऐसे मेंबर्स हैं, जिनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है तुम्हारा। ये सारी चीज़ें तुमने खुल के बता दिया। हो सकता है तुमने अपने पासवर्ड्स भी बता दिए, ईमेल आईडी के, जो भी है। ये सारी चीज़ें जब तुम बताते हो तो नार्सिसिस्ट चुपके से उन चीज़ों को एक इन्फॉर्मेशन की तरह इकट्ठा कर लेता है, माइंड में रखता है। बाकी चीज़ें तो वो अक्सर भूल जाता है। तुमने नोटिस किया होगा कि अगर उसको कोई ऐसी चीज़ याद दिलाई जाए कि तुमने उस दिन मुझे ऐसा कहा था, वहाँ पे कहाँ सच्चाई थी? वो सोच में पड़ जाएगा, मैंने कब बोला ये सब? उसे कोई चीज़ याद नहीं रहेंगी। उसकी गलतियाँ उसको कभी याद नहीं रहेंगी क्योंकि वो नार्सिसिस्ट है। उसको कोई बात का मतलब जैसे तुम डायलॉग्स कुछ याद दिलाने की कोशिश करोगे, अक्सर होता है ना कि हम उस इंसिडेंट को याद दिलाते हैं, उस डायलॉग्स को याद दिलाते हैं, तो हो सकता है कि सामने वाले को मतलब वो याद आ जाए। लेकिन वो नार्सिसिस्ट है, तो साफ-साफ कह देगा कि मुझे याद नहीं है, मैंने कभी ऐसा बोला भी था। वो ऐसी चीज़ें याद नहीं रखेंगे, लेकिन याद क्या रखते हैं, जो तुमने उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन वो याद रख लेते हैं। फिर जब तुम कमज़ोर पड़ जाते हो उनके सामने या फिर तुम्हें कमज़ोर करने के लिए इन सारी चीज़ों को वेपन के रूप में यूज़ करते हो। तो यहाँ आपने गलती कर दी थी जब हो सकता है कि देखिए हो सकता नहीं, डेफ़िनेटली यही सब करते हैं क्योंकि किसी को पता नहीं होता है कि वो एक नार्सिसिस्ट है। ये तो काफ़ी साल बीत जाने के बाद हमें पता चलता है कि वो एक नार्सिसिस्ट है। तो ये सबके साथ होता है, सबने किया ही होगा। सेकंड है हाई एम्पैथी, क्योंकि आप में एम्पैथी बहुत ज़्यादा है और उसको अच्छे से पता है कि आप जो हो उसको हर चीज़ के लिए माफ़ भी कर दोगे, अगर उसने कोई गलतियाँ भी की तो भी माफ़ कर दोगे या फिर तुम यदि उसको ज़रूरत पड़ रही है, वो बीमार है या उनके कोई फैमिली मेंबर्स है, उनकी प्रॉब्लम्स को तुम अपना समझ लोगे और कभी भी ऐसे बीच रास्ते में आप उन्हें छोड़ के नहीं जाओगे, चाहे उसने तुम्हारी लाइफ हेल बना दी हो,
चाहे तुम्हारे साथ किसी भी तरह का बुरा व्यवहार ही क्यों ना किया हो। लेकिन उसे लगेगा कि इसे जो कुछ भी कहा जाएगा, टॉर्चर भी किया जाएगा, कुछ भी कहा गया, तो फैमिली की बात फैमिली में रहेगी, यहाँ से बाहर कहीं जाएगी नहीं। तो वो तुम्हारे एम्पैथी का इतना गलत फ़ायदा उठाते हैं। थर्ड है पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज़। उसको बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे अंदर एक गुण है, जो तुम दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशियों को दाँव पे लगा देते हो। तुम्हारी चीज़ों को प्रायोरिटी ना देते हुए, तुम्हारे जो अपने लोग हैं, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हैं, उन्हीं के लिए, उन्हीं को खुश करने के चक्कर में, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के चक्कर में, अपनी ज़रूरतें या अपनी खुशियों को दाँव पे लगा देते हो। मान लीजिए उसने काफ़ी सारे लोगों को इनवाइट किया है। हो सकता है वो झूठ-मूठ की तारीफ़ कर दे कि तुम कुकिंग बहुत अच्छा करते हो। इस चक्कर में होता ये है कि तुम खुश हो जाते हो कि तुम बहुत अच्छा कुकिंग करते हो, और ऊपर से ये भी कहते हैं कि हमारे जो ऑफ़िस वाले हैं या हमारे जो रिलेटिव्स हैं, उनको तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद है। अब ऐसा कहने के बाद तुम और ज़्यादा खुश हो जाते हो। अब तुम इसी खुशी-खुशी में ये भूल जाते हो कि दिन भर तुम किचन में लगे पड़े हो, इन सारे लोगों का तुम खाना मतलब बना रहे हो, अकेले कर रहे हो और तुम्हारी मदद कोई नहीं कर रहा है। ये कहीं न कहीं दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को परेशान करना है। क्योंकि कोई व्यक्ति यदि तुम्हें देखता है कि तुम अकेले कर रहे हो और परेशान हो रहे हो, तो वो खुद आके तुम्हारी हेल्प करेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे तुम्हारी हेल्प तो नहीं मिलेगी, लेकिन खुद ऐसे तारीफ़ करेंगे, "वाओ! तुम बहुत अच्छा बनाते हो, बहुत टेस्टी खाना खाना बनाते हो।" तो ये चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि तुम में वो एक गुण है कि तुम हमेशा अपने लिए अच्छा सुनना चाहते हो। बचपन से जो चीज़ तुम मिस कर रहे थे कि तुम्हें कोई अच्छा बोले और तुम्हारे काम को कोई सराहे, लेकिन बचपन से किसी ने तुम्हें नोटिस नहीं किया, किसी ने अपनापन नहीं दिखाया, तो वो चीज़ के चलते तुम बड़े हो जाने के बाद जब तुम्हारी शादी हो जाती है, किसी थर्ड पर्सन के वैलिडेशन के लिए तुम इतना ज़्यादा मतलब ये हो जाते हो कि उसके लिए तुम कितना भी काम कर लोगे। अपनी चीज़ों को साइड में रख दोगे, लेकिन तुम ये चाहोगे कि हर कोई तुम्हें अच्छा ही बोले, तुम्हें अच्छा भी लगता है। लेकिन इसी चक्कर में तुम बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस भी देते हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशानी में भी डाल देते हो। अब ऐसे में क्या होता है कि उन्होंने तुम्हारी कमज़ोरी भाँप ली है। अब उनको पता चलता है कि तुम अपनी तारीफ़ सुनना चाहते हो। अब वो अक्सर तुम्हें ये बोल के जताएँगे कि तुम मान लीजिए कोई नॉन वेजिटेरियन है, तो वो ये कहेंगे कि तुम ये नॉन-वेज बहुत अच्छा बनाते हो, और मेरे जो स्पेशल गेस्ट हैं या फिर मेरे स्पेशल रिलेटिव्स हैं, उनको तुम्हारे हाथ का ये बहुत पसंद आता है। तो एक काम करो ना, मतलब 10 लोग आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा-सा अरेंजमेंट कर दो। मतलब इसी तरीके से तुम्हें अपने मतलब क्या बोलते हैं ना, लपेटे में लिया जाता है। तुम तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये किस तरह का खेल चल रहा है तुम्हारे साथ। मतलब तुम भोलेपन से हाँ भी कह दोगे और खुशी-खुशी से ये काम करने के लिए दिन भर किचन में लगे भी पड़े रहोगे। बुरी बात कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें हेल्प नहीं मिलेगी। बुरी बात ये है कि तुम कभी हेल्प की एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो अपने घरवालों के साथ। देखिए, कुकिंग करना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ये एक हॉबी भी हो सकती है। मुझे खुद को कुकिंग करना बहुत पसंद है और मैं स्पेशल डिशेज़ बनाती हूँ, तो मेरे हाथ का खाना भी बहुत लोग को पसंद आता है। लेकिन बुरी बात ये है कि जो खुद खाना बना रहा है, उसका भी ध्यान रखना होता है। कभी ये नहीं पूछा जाता है कि तुम भी चलो हमारे साथ बैठ जाओ, हमारे साथ खा लो। लेकिन ऐसा होता है कि 10, 12, 15 लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, निकल जा रहे हैं, फिर उसके बाद भी उनके साथ बैठे रहना पड़ रहा है। फिर उसके बाद तब जाके तुम कहीं किचन में जाते हो, फिर साफ-सफाई करते हो, फिर खुद बैठ जाते हो, फिर चैन से खाना खाने में लग जाते हो। इस चक्कर में काफ़ी वक़्त निकल जाता है, तो शुरुआत के काफ़ी साल तो ऐसे निकल जाते हैं कि तुम टाइम पे खाना ही नहीं खा रहे होते हो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जब तुम खाना खाने बैठते हो तब तक तुम्हारी भूख मर चुकी होती है, लेकिन इस चीज़ को कोई नोटिस ही नहीं करता है। लेकिन उनको समझने की ज़रूरत ये है कि तुम भी एक इंसान हो, तुम्हें भी भूख लग सकती है और तुम्हें भी सही टाइम पे खाना खाने की उतनी ही ज़रूरत है, जितना उन सभी को है। तो ये चीज़ कोई नहीं समझता है। तो यहाँ पे बात सिर्फ़ एक नार्सिसिस्ट पर्सन की हो रही है। आप इसको पर्सनलाइज़ करके कि हाँ, कुकिंग करना तो हर लेडीज़ का काम होता है, आप कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा मत कीजिए। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आप भी गलत कर रहे हो। आपको भी अपने पार्टनर को साथ में लेके खाना खाना चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है।
ये चीज़ें किसने बताई है कि ये परोसने में ही सारा टाइम वेस्ट कर दे। इस चक्कर में 11 बज जाते हैं। अगर रात का अगर खाना है तो 11-12 मतलब इस टाइम पे कोई खाना खाता है क्या? लेकिन लेडीज़ को अक्सर इस टाइम पे भी खाना खाना पड़ता है। कई बार तो वो आधे पेट ही खा के सो जाती है क्योंकि डाइजेशन के वजह से। देखिए यहाँ पे बात सिर्फ नार्सिसिस्ट पर्सन की हो रही है तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको पर्सनलाइज नहीं करना है। हाँ, अगर आप लोग ऐसा करते हो, आपको ऐसा लगता है कि चलो लेडीज का तो काम ही होता है, उसने कुकिंग करेगी भी और जितने भी रिलेटिव्स आते हैं उनको सबको खाना परोसना भी उसी का काम होता है। फिर इसके बाद सब कुछ हो जाने के बाद सबका मतलब सोने का, रहने का सब व्यवस्था करने के बाद या फिर वो अपने घर लौट जाने के बाद जब रिश्तेदार चले जाने के बाद तब जाके वो आराम से खाना खा सकती है। ये सोचना आपके लिए गलत है क्योंकि आप रुकते हो क्या? अगर आप नहीं रुकते हो तो उसको क्यों रुकने लगा रहे हो? जब आपको उनके साथ बैठ के एक फैमिली मैन बन के उनके साथ बैठ के खाना खाना पड़ता है या फिर ऐसा तुम्हें उसमें गर्व महसूस होता है, तो उसने क्या पाप किया है? उसने क्यों नहीं बैठना चाहिए? अगर आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कि आप अपने पार्टनर को समझते हो और उन्हें भी टाइम पे खाना खाने के लिए बोलते हो, तो बहुत अच्छी बात है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझते। खैर ये तो एक एग्जाम्पल था, मोस्टली हमारे इंडियन फैमिलीज में ये चीज़ तो देखी जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि एक नार्सिसिस्ट को आप में ऐसी कौन सी चीज़ अट्रैक्ट कर जाती है, जिस वजह से वो शादी कर लेता है आपसे। पहला रीज़न ये हो सकता है कि आप गुड लुकिंग हो, क्योंकि नार्सिसिस्ट अक्सर गुड लुकिंग पर्सनैलिटी को ही चूज़ करते हैं। सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे थे उन्हें। क्योंकि आपका वो जो चलने का तरीका या फिर बोलने का तरीका, आपका उठना, बैठना, ये कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंट फ़ील करा रहा था आपको। तो ये चीज़ें भी उसे बहुत अट्रैक्ट करती है। और तीसरी चीज़ ये कि आपके बात करने का तरीका, उसमें भी कॉन्फिडेंस दिख रहा था। तो ये चीज़ें जो है नार्सिसिस्ट को बहुत पसंद आती है। और कुछ लोग तो स्टेटस देख के भी करते हैं, जैसे कि आप हाई स्टेटस से बिलॉन्ग करते हो, आपका मतलब घर परिवार थोड़ा-सा ऊँचा घराना हो, ये भी चीज़ें देखी जाती हैं। और ये चीज़ों की वजह से वो आपको चूज़ किया है उसने। अब वो नार्सिसिस्ट अगर खुद एक वेल सेटल्ड या फिर वेल एजुकेटेड पर्सन है, तो वो तो ये ज़रूर चूज़ करेगा। हाँ, अगर वो मान लीजिए कि बहुत कम पढ़ा लिखा है, उतना मतलब बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड नहीं है, तो हो सकता है कि वो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। लेकिन अक्सर नार्सिसिस्ट जो बहुत पढ़ा लिखा होता है, वो इन्हीं कैटेगरी को चूज़ करता है। नार्सिसिस्ट को ऐसे लोग अक्सर पसंद आते हैं जो उनकी तारीफ़ करते हैं और जो उनके उनको बहुत ज़्यादा सुपीरियर फ़ील कराते हैं और एनी टाइम उनके ही गुणगान गाते रहते हैं और ये सारी चीज़ें जो है नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट कर जाती है। कई बार आपके रहते हुए भी अगर मान लीजिए आपकी और उसकी नहीं बन रही है या फिर बन भी रही है, आप बहुत अच्छे से रिलेशनशिप में भी हो, इसके बावजूद भी नार्सिसिस्ट जो है थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में एज़ अ सप्लाई चूज़ करता ही है। और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आप तो समझ भी नहीं पाओगे। क्योंकि एक आता है, जाता है, आता है, जाता है या फिर एक साथ कई सारे लोगों से एंगेज रहते हैं। तो नार्सिसिस्ट ऐसे ही होते हैं। तो क्योंकि वो इमोशनल नहीं होते हैं, ये मैंने कई बार अपनी वीडियोज़ में कहा है, नार्सिसिस्ट का प्यार हमारे तुम्हारी तरह इमोशनल या फिर रहता है ना कि एक बॉन्डिंग वाला, वो उस तरह का कनेक्शन कुछ नहीं होता है। उनका तो सिर्फ़ ऐसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, वो फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, सामने वाला पर्सन यदि बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, बहुत ज़्यादा मतलब उनकी पर्सनैलिटी अच्छी है या फिर दिखने में बहुत ज़्यादा ऐसा है कि उनको देखने के बाद उनका मन बदल जा रहा है, उनकी आँखों में चमक आ रही है, चेहरे पे मुस्कान आ रही है और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी है। औरों के मुकाबले वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, तो ऐसे लोगों को वो जल्दी अपनी जाल में फाँस लेते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आप अपनी लाइफ में अक्सर नार्सिसिस्ट को ही अट्रैक्ट कर जाते हो, क्योंकि नार्सिसिस्ट को यही सारी कमज़ोरियाँ पसंद आती है और यही सारी चीज़ें उसकी नीड होती है, उसे तुम एक परफेक्ट सप्लाई लग रहे हो। क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बाउंड्रीज़ सेट नहीं की है, जैसे कि मैंने पहले बताया बाउंड्रीज़ के बारे में। वीक बाउंड्रीज़ है आपकी, आप हर चीज़ बता दे रहे थे। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है
मतलब उनके वैलिडेशन के लिए जी रहे थे, ठीक है? क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि कोई तुम्हें प्यार दे, इसके चक्कर में आप हर चीज़ कर दे रहे थे। हर वो चीज़ जो तुम्हारे लिए उतनी ज़रूरी भी नहीं थी, ये दूसरों को खुश करना ही तुम्हें अच्छा लग रहा था। तो इन्हीं सारी चीज़ों के चलते जो है, आप हमेशा एम्पैथी बने हो। लेकिन जब तुम एम्पैथ से सुपर एम्पैथ बन जाते हो, अब मैंने इसके बारे में वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। जब एक एम्पैथ सुपर एम्पैथ बनता है, तब उसे अच्छे से पता होता है कि अपनी लाइफ में बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी वो चला जाता है कि जब तुम्हारे आपस की लड़ाई बहुत ज़्यादा इस कदर बढ़ जाती है कि अब रिलेशन टूटने वाला है, या फिर अब तुम्हारे बर्दाश्त के बाहर हो गया, क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिल रहा है, तुम डिप्रेशन का शिकार हो रहे हो। अब तुम्हें क्लैरिटी मिल गई है कि जिस पर्सन के साथ तुम रह रहे हो, वो एक नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो एक एनपीडी एनपीडी का शिकार व्यक्ति है, मतलब नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये वैसा व्यक्ति है जिसके साथ तुम्हें अभी डील करना है, ठीक है? तो आपको अपने लाइफ में बाउंड्री सेट करनी है, फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में जाना है, मतलब आप उससे बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट नहीं रखोगे, भले ही वो तुम्हारे एक घर में रहते हो, या फिर हो सकता है कि आप थोड़ा सा दूरी मेंटेन कर रहे हो, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, या वो कहीं और जॉब करते हैं। थोड़ा सा कांटेक्ट कम कर दीजिए, थोड़ा सा क्या, बिल्कुल ही ना कीजिए, ज़रूरत पड़े तो घर पे बात कीजिए। अगर उसने बात भी किया, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बिल्कुल भी उनसे बात ही ना करें, वो कॉल भी करते हैं तो जितना ज़रूरत है उतनी ही आपको बातें करनी है। मतलब बिल्कुल फ्यू वर्ड्स में, जैसे अच्छा, ठीक है, ओके, मतलब इस तरह का ही उन्हें जवाब देना है। ग्रे रॉक टेक्निक जो मैंने बताया था कि जब भी वो अपने मूड में आ जाता है कि वो तुमको ऐसे प्रोवोक करने की कोशिश करेगा, मैनिपुलेट करेगा कि जिससे कि तुम्हारे अंदर से कुछ ऐसा रिएक्शन निकलेगा, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तो वो अक्सर ऐसा करते हैं, उनको उससे थ्रिल मिलता है। वो ये सोचते हैं कि अब मैं क्या बोलूँ, अब मैं क्या बोलूँ, जिससे कि लड़ाई फिर से स्टार्ट हो जाए। तुम्हारे अंदर से वो निकालना चाहता है रिएक्शन। तो तुम्हें बिल्कुल ग्रे रॉक टेक्निक का भी इस्तेमाल करना है, जिसका भी वीडियो मैंने बना रखा है ऑलरेडी। मैं इसकी भी लिंक शेयर कर दूंगी। ग्रे रॉक टेक्निक जब आप इस्तेमाल करते हो तो बहुत सी चीज़ें वहाँ पे ठीक होना शुरू हो जाता है। अब आप अपने आप को ये देखोगे कि आप में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं। आपने बाउंड्रीज भी सेट कर ली है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में उससे बहुत ही ज़्यादा कम कांटेक्ट में रह के बहुत मतलब फ्यू वर्ड्स में ही तुम उसका आंसर दे रहे हो, व्हाट्सएप पे या फिर जो भी है सोशल मीडिया अकाउंट जहाँ पे भी आप लोग बात करते हो, अक्सर व्हाट्सएप पे ही बात करते लोग, ठीक है? और अगर फेस टू फेस बात हो रही है तो ग्रे रॉक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, बिल्कुल बोरिंग सा फेस बना के आप उसे जवाब दे रहे हो, बिल्कुल उसके उसके साथ आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं रखना है। कब रखना है? जब वो ऐसा कोई बात बोलता है कि तुम्हारे दिल को बहुत ज़्यादा चुभ रही है। तुमको अपने वर्ड्स के थ्रू उसको नहीं बोलना है। एक लुक ऐसा देना है कि जिससे कि उसका आई कांटेक्ट तुम्हारे साथ बने, वो डर जाए कि तो वो जो बोला है, गलत बात बोला है, उसको वो समझना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। तो बस वैसे ही उसे कंट्रोल करना होता है, इससे ज़्यादा वो कर कुछ नहीं सकता। अब उसके मन में बहुत सी चीज़ें चलती रहेंगी, वो बहुत सी चीज़ें ऐसा करेगा कि तुम्हें मतलब तुम्हारे खिलाफ जो है फ्लाइंग मंकीज़ और एनेबलर्स को बातें फैलाते रहेगा कि अब तुम जो हो उसके हाथ से निकलते जा रहे हो, ज़रूर तुम्हें कोई हेल्प कर रहा है या फिर तुम्हारा कोई पार्टनर भी हो सकता है, ऐसे उसका सोचना रहता है। लेकिन तुम ऐसा नहीं रहते हो, लेकिन ऐसा होना भी नहीं है, मैंने इसके बारे में भी आप लोग को बताया। और हाँ, फ्लाइंग मंकीज और एनेबलर्स के बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप चेक कर सकते हो। देखिए मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियो बनाया है। तो यहाँ पे बात आती है कि जब उसको पता चल गया है कि उसके फ्लाइंग मंकीज या एनेबलर्स भी उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, और तुम अब रिलेशनशिप से बिल्कुल बाय बाय टाटा बाय बाय बोल के अब निकल जाने वाले हो, अब वो तुम्हारे बच्चों के जरिए हुअरिंग करना चाहेगा। हुअरिंग क्या होता है ये मेरे वीडियो में तुम्हें देखने को मिलेगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है? तो वो लव बॉम्बिंग करेगा फिर कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, मैं इसके बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा, एक चांस तो दो मुझे। इस टाइप की चीजें भी वो करेगा। लेकिन जब उसका लव बॉम्बिंग या फिर होवरिंग कोई चीज काम नहीं आएगा, तो फिर वो एग्रेशन में या फिर ऐसा होगा
कि वो तुम्हें डिस्कार्ड ही करने की सोचेगा। पहले तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में रहेगा, तुम्हारे बारे में बहुत गलत बातें फैलाएगा ज़माने में, ठीक है? वो खुद को विक्टिम बताकर आपको ही एब्यूज़र वो प्रूव करा देंगे, ठीक है? तो फिर इससे डरना नहीं है, क्योंकि नार्सिसिस्ट ऐसा ही होता है, हर नार्सिसिस्ट करते हैं, कैरेक्टर पे उँगली उठाएगा, उठाने दो। गलत बातें बोल रहा है, बोलने दो। बिल्कुल रिएक्शन नहीं देना है उसे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, भले ही आपने ये सारे टेक्निक्स को अभी समझ के आप उसे डील कर रहे हो, लेकिन अभी एम्पैथ से सुपर एम्पैथ की जर्नी में थे, अब सुपर एम्पैथ बन रहे थे। सुपर एम्पैथ बन जाने के बाद इंसान में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है, लाइफ को लेके क्लैरिटी मिल जाती है कि अब उसके सामने कोई नार्सिसिस्ट भी आता है, तो वो समझ जाते हैं ईज़िली कि ये मैनिपुलेशन अब हमारे सामने काम नहीं आने वाला। हमने ऑलरेडी अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें देख चुके हैं और हमने डील भी कर चुके हैं। जब एक एम्पैथ को ये सब चीज़ें डील करना आ गया, मतलब वो एक सुपर एम्पैथ बन चुका है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? सुपर एम्पैथ बन जाएगा, फिर उसके बाद अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए या फिर अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए सबसे पहला कदम उठाना चाहिए। जब एक बार उसने अपने आप को स्टेबल कर लिया इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, तो फिर उसको कोई भी हरा नहीं सकता। अब उसकी लाइफ में नार्सिसिस्ट नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आएंगे, जरूर आएंगे, नार्सिसिस्ट बार बार आएंगे, लेकिन अब वो सुपर एम्पैथ बन चुका है, तो उसको नार्सिसिस्ट से कैसे डील करना है ये बहुत अच्छे से आ गया है। जहाँ ज़रूरत भी नहीं, वहाँ भी अगर कोई नार्सिसिस्ट मिल रहा है, तो सबसे पहले तो वो उसको एंटरटेन भी नहीं करेंगे और अपनी लाइफ में बिल्कुल एंट्री मारने भी नहीं देंगे। हाँ, अगर वर्क प्लेस में या फिर किसी ऐसी जगह जहाँ पे उन लोगों से बात करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है सोशल में, समाज में रहने के बाद, तो उन लोगों से डील वो बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन अपनी लाइफ में वो फिर दोबारा कभी नार्सिसिस्ट को एंटरटेन नहीं करेंगे, आने भी नहीं देंगे। तो ये फ़र्क होता है। जब तक तुम एक एम्पैथ हो, तब तक के तुम अपनी लाइफ में हमेशा नार्सिसिस्ट को इनवाइट ही करोगे। मतलब जाने-अनजाने में ये चीज़ हो जाएँगी कि तुम्हारी लाइफ में अक्सर नार्सिसिस्ट आते ही रहेंगे। और आप लोगों में कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में ऑलरेडी एक नार्सिसिस्ट रह चुका था, लेकिन जब उससे छुटकारा मिला, फिर दोबारा से उनकी लाइफ में नार्सिसिस्ट आ ही रहे हैं, अब भी वो नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एम्पैथ की ही जर्नी में थे। उनमें इतना अवेयरनेस था नहीं कैसे डील किया जाता है। लेकिन उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली थी। हो सकता है इस वजह से वो नार्सिसिस्ट से सेपरेट होने में थोड़ा-सा आसानी रही होगी। इसलिए वो सेपरेट तो हो गए, लेकिन अब उनको ये पूरी क्लैरिटी मिलने की थी, इस वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में फिर से नार्सिसिस्ट को ही अट्रैक्ट कर लिया। इसलिए जब तक एक नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हो, एम्पैथ से सुपर एम्पैथ की जर्नी में जब तक जाते नहीं हो, तब तक एक नार्सिसिस्ट से सेपरेट होने का मत सोचिएगा। बहुत सारा नॉलेज गेन हो जाता है एक नार्सिसिस्ट के साथ रहने पर। मैं तो कहती हूँ कि ये नार्सिसिस्ट जो है तुम्हारी लाइफ में लेसन्स देने के लिए आते हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम भी देखते हैं कि तुम कैसे बढ़ते हो। इस चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए, आप आगे बढ़िए, क्योंकि वो तो कभी साथ नहीं देने वाले हैं। लेकिन उन्होंने तुम्हारे अंदर ये जो आग जला दी है कि तुम्हें हमेशा नीचा दिखा के, या फिर तुम कुछ नहीं हो ये जता के, या फिर तुम नहीं कर सकते ये बोल के, तो कहीं न कहीं आप सोचोगे नेगेटिवली वो एक तरह का मोटिवेशन ही रहा है। भले वो नेगेटिव वे में रहा है, लेकिन तुम उस चीज़ को मोटिवेशन के रूप में लेके उस चीज़ को मतलब आगे बढ़ सकते हो। तो ये वो चीज़ होती है, जिज्ञासा होनी चाहिए अपने अंदर, वो जुनून होना चाहिए, तो आप ज़रूर कर सकते हो। देखो, मैं नार्सिसिस्ट की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो नरक से भी बदतर ज़िंदगी होती है एक नार्सिसिस्ट के साथ लाइफ़ जीना। मतलब मैं तो सबसे पहले सैल्यूट करना चाहूँगी जो लोग भी ये सारी चीज़ें झेल चुके हैं और अपने आप को उन चीज़ों से बाहर निकाल चुके हैं। सबसे पहले तो मैं सच में उन्हें सैल्यूट करना चाहूँगी। और जो लोग इन चीज़ों से बाहर आ चुके हैं, आज मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ताकि और लोगों को ये मोटिवेशन मिलता रहे आपकी लाइफ स्टोरी से। आई होप कि अब आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप अपनी लाइफ में बार-बार नार्सिसिस्ट को ही क्यों अट्रैक्ट करते हो और बार-बार आपकी लाइफ में नार्सिसिस्ट ही क्यों आ जाते हैं। अगर वीडियो को बिना स्किप किए आपने देखा होगा तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
लेकिन अगर स्किप किया होगा तो कुछ चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएँगी। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। और हाँ, अगर अच्छी लगी है वीडियो तो एक लाइक ज़रूर करते जाइएगा। और अगर आप अपनी लाइफ की कुछ स्टोरी या फिर आप अपने लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।